रिसेंटली एक हिस्टोरिकल मूव में इंडिया ने यूके से अपना 100 टन गोल्ड वापस अपने डोमेस्टिक वॉल्ट्स में ट्रांसफर किया है और ये सब करने से इंडिया के काफी पैसे बचेंगे। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हम यूके को आज तक देते आए हैं अपना गोल्ड संभालने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं आज अगर किसी बैंक में अपना गोल्ड रखें तो हमें भी लॉकर चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे। बट इस मूव के इंपॉर्टेंस को समझने से पहले हमारे इस गोल्ड रिजर्व के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है। ये कहानी स्टार्ट होती है 1991 से, जब इंडिया फेस कर रहा था एक ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसकी वजह से इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक से इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। इस क्राइसिस के होने के 3 से 4 रीजंस थे, जिनमें से सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट था, यानी इंडिया एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में पैसा आने की जगह ज़्यादा बाहर जा रहा था। साथ ही 1990 में हुई गल्फ वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, लीडिंग टू मोर एक्सपेंसेस फॉर इंडिया। इतना ही नहीं, 1980s में इंडिया ने इंटरनेशनल लेंडर से एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसका एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज किया गया था। ये फॉरेन डेट एक और रीजन था इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, क्योंकि 1991 तक आते आते इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे एंड इंडिया के लिए इस लोन के इंटरेस्ट को भी चुकाना काफी मुश्किल हो चुका था। इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन लिया था अगेंस्ट 67 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एंड जून 1991 में जब PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकाले, जिन्हें कलेक्टिवली इंडियन मीडिया ने लिबरलाइजेशन कहा। लिबरलाइजेशन का मतलब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई रिस्ट्रिक्शंस का हट जाना, जिससे प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने के लिए मिली ज़्यादा फ्रीडम, एंड इन रिफॉर्म्स की वजह से फाइनली इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। ऑल्दो नवंबर 1991 में IMF से लिया हुआ ये लोन इंडिया ने रीपे तो कर दिया, बट लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से RBI ने इंडिया का ये गोल्ड बैंक ऑफ इंडिया में ही रखने का डिसीजन लिया। दरअसल फॉरेन वॉल्ट में रखा गोल्ड कंट्रीज को ईजी ट्रेड की लिबर्टी भी देता है। मार्केट की स्पेकुलेशंस को माने तो इस गोल्ड को इंडिया वापस लाने का डिसीजन रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकता है, खास तौर पे US के रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डी रिकॉग्नाइज कर देना। एंड शायद इसी कंसर्न की वजह से बाकी कंट्रीज भी अपना गोल्ड डोमेस्टिक वॉल्ट्स में होल्ड करना प्रेफर कर रही हैं टू अवॉइड एनी फ्यूचर रिस्क। बट RBI की सोर्सेज की माने तो ये सच नहीं है। उनका कहना है ये मूव प्राइमली लॉजिस्टिकल और स्ट्रैटेजिक रीजंस के लिए, ना कि जियोपॉलिटिकल। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग कुछ गोल्ड रिजर्व्स का फॉरेन वॉल्ट्स में होना जरूरी है फॉर गोल्ड स्वैप्स एंड ट्रेडिंग, बट उसके लिए मेजॉरिटी रिजर्व्स का बाहर होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड गोल्ड वापस लाने का डिसीजन इसी प्रिंसिपल पे भी बेस्ड है। ऑल्दो कितने मिनिमम गोल्ड रिजर्व्स बाहर रखे जाएंगे इस पे कोई ऑफिशियल नंबर्स तो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, बट ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में RBI और भी गोल्ड रिजर्व्स इंडिया मूव कर सकता है। वैसे यहाँ एक बात को नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है कि इन गोल्ड रिजर्व्स के वापस इंडिया आने से इंडिया के GDP या टैक्स कलेक्शन या RBI की बैलेंस शीट पर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होगा। ये ऑपरेशन सिर्फ गोल्ड के स्टोरेज लोकेशन को चेंज करता है, बिना ओवरऑल अमाउंट को इफेक्ट किए। इनफैक्ट इस ट्रांसफर के लिए RBI ने कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन लिया, बिकॉज वापस लाया हुआ गोल्ड इंडिया ऑलरेडी ओन करता है। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस रिजर्व पे इंटीग्रेटेड GST लगाया जाएगा, जो कि एक स्टेट शेयर टैक्स है और ये इम्पोर्ट्स पे लगाया जाता है। इस 100 टन के गोल्ड रिजर्व को रीलोकेट करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, एंड इस प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए महीनों की तैयारी भी की गई थी। इस सब के लिए RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट के बीच एक्सटेंसिव डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी था। साथ ही इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड ट्रांसफर करने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट अरेंज किया गया है, जो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करके गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करेगा। एज ऑफ जून 2024 इंडिया के पास टोटल 822 मेट्रिक टन्स गोल्ड रिजर्व्स हैं, एंड इस मूव के बाद ऑलमोस्ट 50% रिजर्व्स इंडिया के अपने खुद के वॉल्ट्स में स्टोर्ड होंगे। गोल्ड रिजर्व्स को मूव करने के काफी पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। इस मूव की वजह से इंडियन सिटीजन्स एंड काफी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ गया है। सेकेंडली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस ट्रांसफर ने इंडिया की करेंसी को और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प की है। एडिशनली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अब हमें यूके को नहीं देने पड़ेंगे हमारे ही गोल्ड को स्टोर करने के लिए अपने बैंक में। ऑल्सो अपने गोल्ड रिजर्व्स को इंडिया में ही रख के फॉरेन कंट्रीज में अपने गोल्ड को स्टोर करने से एसोसिएटेड रिस्क कम हो जाते हैं। ऐसे रिस्क जो कि आजकल हम न्यूज़ में बहुत आम तौर पे सुनते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंजेस आ जाना, या फिर फाइनेंशियल सैंक्शंस की वजह से फॉरेन वॉल्ट्स में रखे गोल्ड या फिर फंड्स पे फ्रीज लग जाना। समझो इस बात को, अगर वही गोल्ड रिजर्व्स डोमेस्टिक वॉल्ट्स में स्टोर्ड हैं तो फॉरेन कस्टोडियन से लिंक्ड अनसर्टेनिटीज पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती हैं और ये एसेट डायरेक्ट नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आ जाते हैं, एंड इन अ वे इन गोल्ड रिजर्व्स की ओवरऑल सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस दिखाता है कि इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को कंबाइन करके कैसे सिग्निफिकेंट नेशनल गोल्स को अचीव किया जा सकता है।
तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।